Hello everyone, I'm Manu Kumar Nayak. I'm lecturer in मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मई 2023 जो फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग का पेपर था उसका सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 है हमारा, है ना। जैसे आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, पार्ट 2 है जिसमें हम यूनिट हम लोग 4 से लेकर के यूनिट 6 तक कवर करेंगे, है ना। इसके पहले 1, 2, 3 यूनिट का पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये सब हमने पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, 1 से 3 यूनिट तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चौथे यूनिट से शुरू करेंगे। ये सब हम सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 4 से, क्योंकि चौथा यूनिट है हमारा पहले पार्ट से। इसमें लिखा है डिफाइन Na2 फ्रॉम द फॉलोइंग। ये गलती से 3 लिखा था लेकिन 2 है ये। डिफाइन Na2 फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें दिया है काइनेटिक्स है, एवरेज वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है। काइनेटिक्स को यहाँ पर गलती से शुद्ध गतिकी लिखा गया है, बल गतिकी होगा ये, ठीक है। पहला चीज़ करेक्शन, बल गतिकी होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या है? औसत वेग होता है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग होता है। ये सब 3 नंबर के हैं, तो 1.5 नंबर का हो जाएगा यदि 2 आपको आंसर करना होगा तो यहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। काइनेटिक्स बल गतिकी, ये जो है देखिए डायनामिक्स जो हमारा होता है, ये इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डायनामिक्स के 2 भाग होते हैं। पहला होता है काइनेमेटिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध गतिकी बोलते हैं, और होता है दूसरा क्या होता है? काइनेटिक्स होता है ना। काइनेटिक्स होता है जिसको बल गतिकी कहते हैं। इसको हमको डिफाइन करने के लिए बोला गया है ना। इसमें हम क्या करते हैं, कारण को छोड़ देते हैं, कारण आगे मैं डेफिनेशन बताऊंगा, और इसके प्रभाव को शामिल करते हैं इसके स्टडी में, है ना, शामिल करते हैं। इसमें कारण भी लेते हैं, कारण भी शामिल करते हैं और प्रभाव भी शामिल करते हैं। देखिए अब ये क्या है? बल गतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कारणों सहित गतिशील पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। अब ऑलरेडी जानते हैं कि जो पिंड है वो गतिशील है क्योंकि डायनेमिक्स का पार्ट है। तो उन गतिशील पिंडों का जो पिंड है उनको गति का अध्ययन किया जाता है ना, उसके कारण को शामिल करने के। तो कारण यहाँ पर क्या होता है बता देता हूँ मैं। कारण यानी कि होता है बल, कारण यानी क्या होता है? फोर्स। कारण कौन होता है इसमें? फोर्स होता है ना। प्रभाव क्या होता है? देखिए प्रभाव हो सकता है यहाँ पे काइनेटिक्स में प्रभाव क्या क्या होंगे यहाँ पे? वेलोसिटी होगा, है ना, वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होगा, रोटेशन होगा। ये सब जो प्रभाव हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक्स के अंदर में, और फोर्स को छोड़ देते हैं। ये सब प्रभाव पढ़ते हैं काइनेटिक्स के अंदर में, काइनेमेटिक्स के अंदर में, सॉरी काइनेटिक्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? कारण भी लेते हैं, प्रभाव भी लेते हैं। तो इसमें कारण क्या होगा? अगेन बल होगा, बल को शामिल करेंगे, है ना। जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं बल है तो उसमें क्या हो गया? वो काइनेटिक्स हो गया। और प्रभाव क्या होते हैं इसमें? प्रेशर है, टॉर्क है। देखिए फोर्स, यदि आप पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, प्रेशर पढ़ रहे हैं, टॉर्क पढ़ रहे हैं, वर्क डन पढ़ रहे हैं, इम्पल्स, मोमेंटम या पावर पढ़ रहे हैं, इसमें सब में होता है आपका फोर्स शामिल है। जैसे कि आप अगर देखेंगे टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियस। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स तो फोर्स है ही। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी होता है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। सब में क्या है? फोर्स है। तो जब हम लोग फोर्स को शामिल करते हुए गति का अध्ययन करते हैं तो होता है हमारा काइनेटिक्स होता है। दैट्स इट। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। मान लीजिए मुझे भिलाई जाना है, भिलाई से खैरागढ़ से जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। तो मैं यदि 1 घंटे में खैरागढ़ से भिलाई पहुंचता हूं 1 घंटे में, 1 आवर में, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? एवरेज वेलोसिटी हो गया 50 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाय 1 घंटे का समय लगा, है ना। तो ये क्या हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, हमारा एवरेज वेलोसिटी आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से गया हूँ मैं। स्पीड मेरा कम ज़्यादा हुआ है लेकिन एवरेज मेरा कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग शामिल करते हैं, कुल कितनी दूरी चली गई है डिवाइडेड बाय उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, इसको बोलते हैं औसत वेग बोलते हैं। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की दर, है ना, को क्या बोलेंगे हम लोग?
एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम लोग डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी करते हैं, जिसको ये क्या हो गया, ये रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है रेडियन में होता है और टाइम सेकेंड में होता है। हाँ, इसको ओमेगा को आप बोनस पॉइंट है ये 2πn/60 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ओमेगा को। ये एन जो है यहाँ पर क्या होता है आरपीएम में होता है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा कोणीय वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। ये क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर का था, जिसमें से 2 को आपको बस करना था। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ v² = u² प्लस ट्वाइस as, है ना। आप जानते हैं इस समीकरण को अच्छे से जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं पहले से, है ना। ये हम लोग गति का जो इसको थर्ड इक्वेशन बोलते हैं, है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन का। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, तो उसके पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि v क्या यहाँ पर है भाई, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है। और क्या है यहाँ पर तो लिखा है u इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा, v फाइनल वेलोसिटी है और ये सब चीज़ें जानते हैं आप, है ना। मैं काम करता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन लिखता हूँ, स्टार्ट, है ना, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर फिनिश पोजीशन। क्या स्टार्ट, ये फिनिश हो गया, है ना। हम यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, जाते हैं, यहाँ पर यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी v हो गई, u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। टाइम मेरा 0 है यहाँ पर, तो टाइम यहाँ पर कितना लगेगा पहुँचने में, मुझे टोटल समय मान लीजिए कि यहाँ पर t समय लगता है, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल कितना है, s है। तो s इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा, s इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, s होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, है ना। एक फार्मूला बताएंगे इसको डिराइव करने के लिए, मुझे आपको एक याद रखना पड़ेगा फार्मूला, जो है a इक्वल टू होता है v इंटू डेल्टा v/Δs, ये फार्मूला। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये फार्मूला यहाँ से आया है, a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है ना, dv/dt होता है। तो dv, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, dv/ds इंटू ds/dt कर सकता हूँ ना भाई। यहाँ से ऊपर नीचे काट दीजिए, dv/dt ही मिलेगा आपको। तो ये ds/dt क्या होता है, v होता है, dv/ds हो गया, ये आ गया, है ना, a इक्वल टू। तो यहीं से हमारा क्या लिया हूँ मैं, a इक्वल टू dv/dt लिया हूँ, है ना। चलिए, अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, a इंटू ds कर सकता हूँ इक्वल टू v इंटू dv कर सकता हूँ। इसको मैं इधर ले गया, ठीक है। अब इसको हमको करना है इंटीग्रेशन, है ना, हमको करना है इसको इंटीग्रेशन। हमको ध्यान देना है कि हमारा ये जो है इंटीग्रेशन करने पर, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, इसको करना है मुझे इंटीग्रेशन, यहीं पे कर देता हूँ ताकि स्पेस बचे मेरा। यहाँ से इंटीग्रेशन में s कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए s जो है 0 से, s इक्वल टू 0 से लेकर के s इक्वल टू s तक जा रहा है, ठीक है। और ये जा रहा है क्या, v इक्वल टू u से लेकर के v इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, v तक जा रहा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा a इंटू ds का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, s होगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, s इक्वल टू 0 से लेकर के s इक्वल टू s तक जाएगा, इक्वल टू v dv, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx ही है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाता है, v²/2 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v से v इक्वल टू u है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो जाएगा भाई, as हो जाएगा, -0 हो जाएगा, ये इक्वल टू v²/2 माइनस u²/2 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह बना देता हूँ मैं, कि ये हमारा हो गया v²/2 माइनस u²/2, है ना, इक्वल टू as हो गया। तो ये क्या, मैं v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as कर सकता हूँ। इसको u को उधर ले जाइए, u² प्लस ट्वाइस as, तो ये हो गया, प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ, है ना। तो ये हम इसको b को हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। चलिए अगेन हम आगे बढ़ते हैं, इसका अथवा वाला भी करते हैं हम, है ना। आपको तो एक ही करना है, मुझे तो दोनों बताना पड़ेगा, है ना, आपके लिए अच्छी बात है। ए व्हीकल, चलिए हम इसको जो है b को कवर करते हैं। ए व्हीकल ऑफ मास 200 kg, है ना। तो यहाँ पर गिवन डाटा मैं लिखते जाता हूँ, मैं गिवन डाटा क्या करता हूँ, मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे। तो गिवन डाटा, है ना, गिवन डाटा जो है मेरा क्या है, मास कितना है, 200 kg है। पहले पढ़ देता हूँ जी। ए व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। 200 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, पिंड है, जो कि 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है
और उसमें एक बल लगता है 20 न्यूटन का, है ना, व्हीकल पर एक बल लगता है 20 न्यूटन का। तो पूछ रहा है कि व्हाट विड बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, इस 20 न्यूटन के बल लगने के कारण से इसकी वेलोसिटी 2 मिनट बाद कितनी हो जाएगी पूछ रहा है। देखिए शुरू से बताता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है 200 किलो का, एक कोई पिंड है जिस पर एक बल लगाते हैं 220 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो बल जो है 2 मिनट तक लगाते हैं, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 25 मीटर पर सेकंड है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि इनिशियल वेलोसिटी को यू से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। फाइनल वेलोसिटी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। फोर्स दिया है, फोर्स जो है 2 मिनट तक कार्य करता है इसमें, जो कि 20 न्यूटन है ना। टाइम कितना है इसमें, 2 मिनट तक काम करता है, तो 2 मिनट गुणित 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 120 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो 120 सेकंड के लिए करता है, क्योंकि एसआई यूनिट हमारा सेकंड होता है, इसलिए हम इसको सेकंड में लेते हैं, ठीक है। पहला केस है, हमारे पास 2 केस हैं। बल जो लगता है पहले केस में, केस 1 में हमारा क्या है, बल जो है वस्तु की गति की दिशा में लगता है, व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ठीक है भाई, 200 किलोग्राम का वस्तु है जो कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब उसमें एक बल लगाते हैं 20 न्यूटन का, तो 2 मिनट बाद क्योंकि बल लगा है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर बल को वस्तु जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में लगाऊंगा मैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। और यदि उसकी विपरीत दिशा में, दूसरे केस में क्या बोल रहा है, उसकी विपरीत दिशा में लगाते हैं, ये उसकी दिशा में लगाते हैं, ये विपरीत दिशा में लगाते हैं, है ना, विपरीत दिशा में लगाते हैं, तो इसमें मंदन होगा भाई। अरे सामने जो जा रहा है गाड़ी, उसमें सामने की विपरीत दिशा में लगाओगे, गति की दिशा के विपरीत में लगाओगे, तो क्या होगा, उसमें डी एक्सेलरेशन होगा, जिसको मंदन बोलते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं दोनों केस में। दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम होगा, एक में एक्सेलरेशन होगा तो दूसरे में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसके हमको दिया है फोर्स, F इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप जानते हैं। तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास दिया है 200 किलो, 200 केजी इंटू ए है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये गया 2 एकम, तो ये हो गया 10, तो 1/10 इक्वल टू हो गया 0.1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया हमारा, ठीक है जी। अब हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2 सेकंड बाद, है ना। कहाँ से निकालेंगे, हम जानते हैं कि v इक्वल टू केस 1, है ना, केस 1 में हम चल रहे हैं, ये एक्सेलरेशन दोनों केस में उतना ही होगा, है ना। तो केस 1 में क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, क्योंकि अगर उसी दिशा में हम लोग बल लगाएंगे जिस दिशा में गति हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन काम करेगा, उसको और वेलोसिटी बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो होगा हमारा u 25 है प्लस 0.1 इंटू 120 हो जाएगा, तो ये 25 प्लस क्या हो गया 12 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया इसमें 37 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप केस 2 को भी आराम से समझ सकते हैं, केस 2 को भी समझ सकते हैं कि केस 2 में देखिए, ये जो है केस 2 में फ़र्क क्या पड़ेगा, केस 2 में कि हमारा एक्सेलरेशन जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, -0.1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, क्योंकि ये जिस दिशा में वस्तु गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, वस्तु की गति को कम करने का प्रयास करेगा, मतलब मंदन होगा उसमें। तो फाइनल वेलोसिटी अगेन हम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू तो 25 है और माइनस क्योंकि a का मान क्या है -1 है इंटू 120 सेकंड के लिए लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस हो गया 12, कितना बचा इसमें 25 में 12 गया, ये हो गया 13 हो गया है, तो ये 13 मीटर पर सेकंड हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो ये केस 2 का आंसर हो गया भाई, है ना, और ये केस 1 का आंसर हो गया। तो इस तरह से दोनों का आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं सी, थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। देखिए एक कण, कोई एक पार्टिकल है जो कि गति कर रहे हैं और उसकी गति का समीकरण जो है x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 12 है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द टाइम, पोजीशन एंड एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, समय निकालना है, पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी स्थिति कहाँ तक पहुँच चुका है वो निकालना है ना, मतलब कि उसकी स्थिति निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और एक्सेलरेशन, तो टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमको जानना ये पड़ेगा, क्या बोला है कि ऐसा पार्टिकल का इक्वेशन है,
जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो उस समय कितना समय में जीरो होगा, वहाँ पर कौन सा स्थिति में रहेगा बॉडी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा मतलब, और उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो वो आपको निकालना है। वो निकालने से पहले देखिए आपको ये जानना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहाँ पर जीरो हो रहा है ना। उसके पहले ये भी जानना पड़ेगा आपको कि भाई ये जो इक्वेशन दिया है x यहाँ पर क्या है, आगे आपको लिखा हुआ होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर जो t है, टाइम है, वो सेकंड में है। यहाँ पर नहीं लिखा है क्या, निर्धारित करें तो मोशन ऑफ द पार्टिकल, देखिए x मीटर में है और t सेकंड में है, ऐसा मान सकते हैं आप। ये x जो है डिस्प्लेसमेंट को प्रदर्शित कर रहा है और t जो है टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा इसका इसके हिसाब से है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम यहाँ से वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर निकाल दूँ, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को क्या होता है dx/dt हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, s होता तो मैं s लेता है यहाँ पे। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 9 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा, जब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं 3 दूनी 6 t माइनस 6 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ पर सॉल्व करना पसंद करूँगा, मैं यहीं पर बना लेते हैं, वो तो जाना चाहिए। चलिए, जब वेलोसिटी जीरो हो जाता है बोल रहे हैं, मतलब ये पहले ही बोल दिया है कि वेलोसिटी जीरो होगा तो उस समय का टाइम क्या होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, और उस समय उसकी स्थिति क्या रहेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा और उस समय एक्सेलरेशन कितना रहेगा, वो निकालना है हमने को। तो यहाँ पर वेलोसिटी का इक्वेशन ये है, तो हम क्या कर सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 9 इक्वल टू जीरो से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जब जीरो होगा तो टाइम कितना होगा वो निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए इसको मैं 3 से, ये 3 दूनी 6t माइनस 3 है ना, 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करने पर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके माइनस 3t प्लस टी कर दीजिए, माइनस 3 कर दीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए। यहाँ से t कॉमन लीजिए, ये क्या बनेगा t माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिए, t माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा t माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो t का मान जो आएगा वो -1 आएगा एक, और t का मान आएगा 3 आएगा। इट इज़ नॉट फिजिबल, t का मान, समय का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो आंसर है पहला, हमारा क्या पूछा है टाइम, तो टाइम कितने समय पर वेलोसिटी जीरो होगा, तो 3 सेकंड पर जीरो होगा, आंसर पहला हो गया। और इस समय पर वस्तु की स्थिति पूछा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पर देखिए 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर यदि निकालना है तो x इक्वल टू निकालना है, तो 3 का यहाँ पर देखिए टी क्यूब है, मतलब टी के बदले में क्या रखेंगे 3 रखेंगे, माइनस 3 इंटू टी के बदले में क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो स्क्वायर हो गया -9 इंटू टी के बदले में क्या रखेंगे 3 रखेंगे, प्लस 12। तो ये दोनों तो गया काम से, और ये क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 तिया 27 हो गया, -27 प्लस 12 है ना, -27 प्लस 12 हो गया, ये हो जा रहा है आपका -15 मीटर। तो x इक्वल टू हो गया -15 मीटर, आंसर ये जो है -15 मीटर में रहेगा, मतलब पीछे रहेगा, है ना, अभी जो है न्यूट्रल पोजीशन पर नहीं आया है वो। तीसरा चीज़ पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप ये तीसरा जो चीज़ है वो यहाँ निकाल देता हूँ मैं। एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, 6t है तो t के बदले में क्या रखना है 3 रखना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। एक्सेलरेशन क्या होगा 12 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हो गया। तो दिस इज आंसर नंबर 3, एक्सेलरेशन क्या हो गया 12 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हो गया हमारा चौथा यूनिट का कंप्लीट हो गया, है ना। अब 5वें यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। डिफाइन वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति को परिभाषित कीजिए बोल रहे हैं ना। आप जानते हैं कि कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट में यदि लिख दूँ, 3 नंबर का है तो तीनों 1-1 नंबर के हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्या हो गया, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन,
कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित वस्तु का बल लगेगा तो विस्थापन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बल गुणित बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, है ना। तो ये हो जाता है कार्य। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। और ये क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छे से लिख दिया हूँ मैं, आप जो है थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्य क्या है, कार्य बल गुणित बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन है। कार्य जो है धनात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है ना। कार्य ऊर्जा का एक रूप होता है, ठीक है, कार्य ऊर्जा का एक रूप होता है, लेकिन ऊर्जा कार्य का रूप नहीं है ना। कार्य क्या है, एनर्जी जो है बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है ना। एनर्जी यदि लगा है तो कार्य होना है कि नहीं होना वो जरूरी नहीं है, इसलिए कार्य एक रूप है, कार्य छोटा है। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। शक्ति क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, है ना। शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, है ना, वर्क डिवाइड बाय टाइम हो जाता है। तो ये एक एक नंबर के डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट है ना। और ये एक चीज़ और बोनस पॉइंट पे आपको बता देता हूँ मैं कि जो हमारा ये होता है वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी एस कॉस थीटा होता है, जहाँ पर जो है थीटा जो होता है वो, है ना, बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन बल और विस्थापन के बीच कोण है, बल और विस्थापन के बीच कोण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 5A हमारा हो गया कंप्लीट। 5B करना है हमको। 5B क्या है हमारा, देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग ए बॉक्स ऑफ वुड वेइंग 60 न्यूटन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर अप यानी ऊपर, इन ए रफ प्लेन है ये, जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक 0.2 दिया है। रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये प्लेनर नहीं है, प्लेन है ना, रफ इंक्लाइंड प्लेन, inclination of the plane is 30 degree and the force 50 Newton is applied parallel to the inclined plane। देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरफ, है ना। इसको मैं खिसका भी तो नहीं सकता। ये देखिए, ये मैंने एक जो है इसको यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। 50 न्यूटन का बल लगा है। देखिए इसमें क्या बोला है, ये वर्क डन इन पुल, एक लकड़ी का गुटका है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, जिसकी इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। लकड़ी की गुटके का भार कितना है, 60 न्यूटन है। इसको 50 न्यूटन के बल से ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। गुटके और इंक्लाइंड प्लेन के मध्य जो है घर्षण गुणांक 0.2 है। इसको 20 मीटर ऊपर खींचने के लिए किया गया कार्य कितना होगा उसकी गणना करनी है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लेन जो है ये, और क्या क्या दिया है आपको, और दिया है हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक दिया है, म्यू इक्वल टू 0.2 दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करूँ मैं तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, आप जानते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। नहीं तो ये इसको पूरा यहाँ पर ले आइए, ये क्या होगा, यहाँ तक, यहाँ पे चला जाएगा। ये जितना मुड़ेगा यहाँ पर मुड़ते मुड़ते 0 हो जाएगा, तो ये भी मुड़ते मुड़ते यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर एंगल बराबर है। तो यदि इसके दो कंपोनेंट मैं निकालूँ तो इसको मैं भूलना पड़ेगा मुझे। इसके दो कंपोनेंट मैं निकालूंगा तो एक कंपोनेंट आएगा मेरा 60 cos 30 का कंपोनेंट आएगा इधर, और इस तरफ आएगा क्या आएगा, 60 sin 30। sin 30 के लिए 1/2 होता है, तो इसको आप डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है, हमको लेना है इसको 20 मीटर ऊपर लेना है, 20 मीटर ऊपर लेके जाना है ना। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं 20 मीटर आता है। तो फ्रिक्शन, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रहा है इसलिए फ्रिक्शन जो है सतह पर क्या लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा, जहाँ पर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू इंटू एन। तो एन नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन। ये थोड़ा तिरछा बन गया है, ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस इंक्लाइंड, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना।
तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो इस तरफ है, ऊपर की ओर है ना। तो ऊपर की ओर है, जो फोर्सेस ऊपर की ओर लगे हैं उसके द्वारा कार्य होगा। तो देखिए 90 डिग्री जब होता है तो मैं बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला बताया था आपको कि F इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा होता है, जहाँ पर थीटा जो होता है बल और विस्थापन के बीच की क्या होती है, कोण होता है। तो ये अगर 90 डिग्री होगा थीटा तो क्या W इक्वल टू 0 हो जाएगा, cos 90 sin 0 0, तो वर्क डन 0 आता है। तो जितने भी परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर, जैसे कि 60 cos 30 यहाँ पर, तो नॉर्मल रिएक्शन और 60 cos 30 के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि जो विस्थापन है, विस्थापन जो हो रहा है ऊपर की ओर हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो रहा है और ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगे हैं। तो हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है बल और विस्थापन के, इसलिए यहाँ पर इसके द्वारा और इसके द्वारा जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए विस्थापन ये हो रहा है, पूछना क्या है इसको, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग ए बॉक्स। बॉक्स को खींचने में कितना काम हो रहा है पूछ रहा है ना, बॉक्स को खींचने में कितना कार्य हो रहा है पूछा है। ये नहीं पूछा है कि 50 न्यूटन बल द्वारा कितना काम हुआ है, ये पूछ रहा है कि वो गुटका जो है उस पर कितना काम हुआ है भाई, ये पूछ रहा है वो, लकड़ी गुटके पर कितना काम हुआ है, बस ये पूछ रहा है वो, है ना। तो हमको किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए नहीं निकालना है। तो वर्क डन यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ये काम करने वाले बल हैं, एक ये हो गया, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तीसरा ये हमारा फोर्स हो गया। 3 फोर्सेस हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, तीनों का मिला करके पूछा है वो कि कितना वर्क डन हो रहा है। उसके पहले मुझे देखिए समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल 0 फ्रॉम समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल 0 क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू, देखिए ये मैं कई बार कर चुका हूँ कि ये जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है वो क्या है, हमारा वाई एक्सिस है। तो इस वाई एक्सिस में जो समेसन ऑफ ऑल द फोर्सेस होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि न तो बॉडी इधर नीचे धसक जा रहा है, ना ही ऊपर चढ़ जा रहा है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 cos 30 हो जाएगा, है ना, 60 cos 30 हो गया हमारा, एन इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 से देखिए एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, 50 न्यूटन है, फ्रिक्शन है और वेट का कंपोनेंट 60 sin 30 है जो कि 30 न्यूटन आएगा। ये तीनों हैं, तीनों चीज़ें हैं, तो इनको आपको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस कैसे होंगे, ये 50 न्यूटन ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं, तो ये कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा F प्लस 60 sin 30, F प्लस 60 sin 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है ना, तो म्यू इंटू एन हो जाएगा। ये 60 sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 को 1/2 करेंगे मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का ये हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 0.2 जो है 0.2 नॉर्म, एन कितना है हमारा 60 cos 30 है। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट, देखिए मुझे नॉर्मल रिएक्शन पता है, सॉरी 1 मिनट, आप इसको जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे फ़िलहाल के लिए, फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी निकल चुका है मेरा, है ना, म्यू इंटू एन ऑलरेडी निकल चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसके लिए थोड़ा समय नष्ट हो गया हमारा। देखिए एन इक्वल टू ये है, इतना तक जानिए आप, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा हो जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन 60 cos 30 हो गया है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग cos 30, तो ये हो गया हमारा 5 के बीच चल रहा है ना, हाँ ये आ रहा है 10.39 न्यूटन, ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, और ये 60 sin 30 कितना हो जाएगा, ये जो इक्वल टू हो गया 30 न्यूटन हो रहा है ना। तो हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। पहले हम देखते हैं वर्क डन बाय, किसके द्वारा देखते हैं, वर्क डन बाय 50 न्यूटन फोर्स, है ना। तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाय 50 न्यूटन फोर्स, क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना लगा है 50 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20 है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए 50 न्यूटन जिस दिशा में लगा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है। तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये हो जाएगा 1000 न्यूटन मीटर, या इसी को बोलते हैं जूल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा चीज़ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय घर्षण के द्वारा कितना बल हो रहा है। तो देखिए ये घर्षण जो है बल की दिशा निगेटिव विपरीत दिशा में विस्थापन से, तो ये हो जाएगा -1 आ जाएगा।
10.39 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू आपका फ्रिक्शन के द्वारा जो काम हो रहा है वो -207.85 न्यूटन आ रहा है, 85 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, एक और बचा है वर्क डन बाय 60 sin 30, है ना, 60 sin 30 ये वाला कंपोनेंट के कारण से, तो ये हो जाएगा 60 sin 30 तो फोर्स ही है हमारा, इनटू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि फोर्स की दिशा विपरीत है ना, तो cos 180 यहाँ पर क्या आएगा FDS cos 180 के लिए -1 होता है इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -600 जूल हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा 30 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 30 -30 इंटू 50 हो जाएगा, है ना, -30 इंटू 50 हो जाएगा, तो ये 50 क्यों लिया हूँ मैं, ये 20 है ना, दिस इज़ 20, तो ये हो जाएगा -600 जूल हो गया, है ना। तो वर्क डन ऑन क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन वुडन ब्लॉक, वर्क डन ऑन वुडन ब्लॉक कितना हो रहा है, वर्क डन ऑन वुडन ब्लॉक कितना हो रहा है, वर्क डन इक्वल टू 1000 माइनस 207.85 माइनस 600 कितना हो जाएगा, ये 192.15 न्यूटन मीटर, या ऐसे को लिख सकते हैं हम लोग, जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी हो गया। अब है सी पार्ट है, इसी 5 का सी है हमारा 1 मिनट 5 का, हाँ 5 का सी है चलिए 5 का सी है हमारा। अच्छा देखिए, एन इंजन क्या बोल रही है, ये पार्ट जो है क्या बोल रहा है, एन इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ टोटल मास 300 टन, 1 टन इक्वल टू आपको याद होना चाहिए 1 टन इक्वल टू होता है 1000 kg होता है, 1000 किलोग्राम होता है, ये याद रखना है। हुज इंक्लिनेशन इज 1/200, देखिए 1/200 ये थीटा बता रहा है, क्या बता रहा है देखिए 1/200 मतलब जब ट्रेन जो है स्लोप में चढ़ाई कर रहा है और ये जब 200 मीटर चढ़ेगा, जब 200 मीटर ट्रैवल करेगा तो ये क्या कितना चढ़ रहा है, ये सिर्फ 1 मीटर जो है चढ़ पा रहा है, या किलोमीटर तो ये किलोमीटर में जाएगा, तो यहाँ पर थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री है, ये लंब हो जाएगा हाइपोटेनियस, है ना, ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है 1/200 यहाँ से, है ना, सॉरी ये आधार है, ये लंब ये है ना, तो लंब बटे कर्ण 1/200 ये साइन थीटा, तो इसका मतलब यही है कि सीधा सीधा आप क्या करेंगे, ये करेंगे इसको साइन थीटा इक्वल टू करेंगे 1/200 कर देंगे, ख़त्म बात। तो ये आपका आ गया, है ना, मास भी आ गया और ये थीटा भी आ गया, इंक्लिनेशन भी आ गया। द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन ए 4 किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखिए टोटल जो भार है ट्रेन का वो 300 टन है, जो कि एक साइन थीटा इक्वल 1/200 के एंगल पर चढ़ा रहा है। ट्रेन जो है शुरुआत में 0 से स्टार्ट करता है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड जो है 4 किलोमीटर चलने के बाद प्राप्त कर लेता है। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन, इंजन का पावर ज्ञात करना है, और जो ट्रैक का रेजिस्टेंस है फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन पर टन है। हर एक टन ऑफ ट्रेन के मास, एक टन ट्रेन के मास के लिए 20 न्यूटन का इसमें क्या है फ्रिक्शन है, तो टोटल फ्रिक्शन कितना है वो निकल जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग 300 विथ 300। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले गिवन डाटा को लिख लेता हूँ, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये जो चीज़ है ना, जैसे ये ट्रेन है मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये स्लोप में जा रहा है और यहाँ पर साइन थीटा इक्वल क्या है, साइन थीटा इक्वल कितना है, ये 1/sin थीटा इक्वल कितना है 1/200 है ना। मास कितना है 300 इंटू 1000 करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 इतना kg हो जाएगा ये, है ना। और वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी को पहले चेंज कर लीजिए, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू होगा 72 किलोमीटर पर आवर है,
कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर को आप कर दीजिए मीटर में कर दीजिए, डिवाइडेड बाय सेकंड में कर दीजिए और ये कर दीजिए, तो ये जो है आपका इस तरह से ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि किलोमीटर को मैं क्या किया, मीटर में कन्वर्ट करने के 1000 से मल्टीप्लाई किया, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, नीचे में करना है क्योंकि आवर जो है नीचे में है, फिर 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से किया। तो ये जो आ रहा आपका वेलोसिटी आ रहा है, ये सब करने के बाद 20 मीटर आ रहा है ये। तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दिया है वो 0 दिया है, क्योंकि स्टार्ट जो है रेस्ट से करता है। एस जो है 4 किलोमीटर दूरी तय करने पर, मतलब 4000 क्या हो जाएगा मीटर दूरी तय करता है ये। फ्रिक्शन पावर देखिए, फ्रिक्शन पावर बोला है कि 20 न्यूटन प्रति टन, मतलब कि टोटल जो 300 टन है ये, तो क्या हो जाएगा ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 0 2 3, ये 6000 न्यूटन। तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स जो है, घर्षण जो है पटरी और जो चक्के हैं उसके बीच में 6000 न्यूटन का इसमें घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो इंजन को इसको अगर इस ऐसा चलाना है तो कितना का पावर इसमें इंजन का पावर कैपेसिटी लगना है ये बताना है आपको। तो ये देखिए, अगर ये इस तरह से इंजन है तो इसमें पावर निकालना है मुझे। तो आप जानते हैं कि इस तरफ एक कंपोनेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं mg sin थीटा बोलते हैं, mg sin थीटा बोलते हैं, है ना। इसको भी ढोना है ऊपर की ओर, इसलिए एक और इस फोर्स को भी ढोना है इसको। तो रेजिस्टिव पावर में देखिए टोटल रेजिस्टिव फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि पावर इक्वल टू क्या होता है। देखिए ये जो पावर होता है ना, पावर कैसे निकालेंगे, पावर निकालते हैं हम लोग फोर्स, ये क्या कौन सा फोर्स होता है, टोटल, यहाँ पर लिखिए टोटल रेजिस्टिव फोर्स, टोटल रेजिस्टिव फोर्स, टोटल रेजिस्टिव फोर्स इनटू होता है वेलोसिटी, टोटल रेजिस्टिव फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये हो जाता है वाट में आता है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड हम लोग निकाल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल रेजिस्टिव फोर्स में कौन कौन से फोर्स शामिल हैं देखिए, एक तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स में हमारा, टोटल रेजिस्टिव फोर्स में 3 फोर्सेस यहाँ पर शामिल हैं, टोटल रेजिस्टिव फोर्सेस में यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं, क्योंकि पहला हो गया हमारा फ्रिक्शन, है ना, एक हो गया फ्रिक्शन जो कि है 6000 आ गया, दूसरा है ये mg sin थीटा है भाई, mg sin थीटा है हमारा, जिसको भी हमको क्या करना है, ये भी रेजिस्ट करने का काम कर रहा है, हमारा गति का विरोध कर रहा है ये भी। और तीसरा है इनर्शिया फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स है, जिसको बोलते हैं कि मास m इंटू ए होता है हमारा, क्योंकि एक्सीलरेट भी करना है उसके लिए हमको एडिशनल पावर की जरूरत पड़ेगी, एक्सीलरेट करते हैं तो हमको एडिशनल पावर की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है m इंटू ए हो जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स आ चुका है, mg sin थीटा कितना हो जाएगा हमारा, m मतलब कितना है, तो चलिए टोटल में लिखते जाता हूँ यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स हो गया 6000 हो गया हमारा, काम करता हूँ मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ इसको, हाँ देखिए टोटल जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं उसमें से 6000 हो गया फ्रिक्शन के कारण से। दूसरा mg sin थीटा, m कितना है, 5 तो 0 है क्या, 1 2 3 4 5 0 है, m g फॉर 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, mg sin थीटा इक्वल टू कितना है, mg sin थीटा 1/200 है, ये हो जाएगा आपका 1/200। तो ये हो गया हमारा क्या, mg sin थीटा कंपोनेंट जो हमारा विरोध कर रहा है इसका। तीसरा है हमारा m इंटू ए, m कितना है 1 2 3 4 5, m इंटू ए हमको निकालना पड़ेगा, ए हमको नहीं दिया कि एक्सेलरेशन कितना है ट्रेन का, वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हमारा, देखिए यहाँ पर देखेंगे यदि तो s इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस से भी निकल जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस से निकलेगा। तो वी कितना है हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर इक्वल टू यू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस कितना है 4000 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 का अगर मैं करूँगा तो 20 2 दूनी 4, ये 400 हो जाएगा ना। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, है ना। तो 400 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा ट्वाइस ए एस, मतलब ट्वाइस इंटू ये 4000 इंटू ए, तो यहाँ पर ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है हमारा 0.05,
है ना, 0.05 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा टोटल रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा। अब देखते हैं टोटल रेजिस्टिव फोर्स। टोटल रेजिस्टिव फोर्स आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ये 6000 हो गया पहला तो फ्रिक्शन के कारण से, mg sin थीटा का ये हो गया, और 9.81 इंटू 1/200, तो ये हो जाता है जो mg sin थीटा का के वजह से हो रहा है वो है आपका 14715 हो रहा है, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 3 इंटू 5 और 0.05, तो ये हो जा रहा है 15000 हो रहा है। ये इनर्शिया फोर्स एक्सेलरेट करने के लिए चाहिए, ये स्लोप की वजह से चाहिए, ये फ्रिक्शन की वजह से चाहिए, इतना टोटल रेजिस्टिव फोर्स हो रहा है। तो इसमें मैं जोड़ देता हूँ 6000 प्लस 14715, ये आ रहा है आपका टोटल जो रेजिस्टिव है 35715। टोटल रेजिस्टिव फोर्स कितना आ रहा है 35715 न्यूटन का टोटल रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है। तो पावर कैसे निकालते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पावर इक्वल टू टोटल रेजिस्टिव फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 35715 इंटू 20। तो 20 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा, ये आ रहा है आपका पावर जो आ रहा है वो 714300 वाट में आ रहा है, मतलब 714.3 किलो वाट हो गया। ये आंसर हो गया आपका। इतना पावर जो है इंजन का होना चाहिए, ठीक है, इतना पावरफुल आपका इंजन होना चाहिए। कितना पावर डिलीवर करेगा तो ही वो उतना एक्सेलरेशन के साथ उस स्लोप को चढ़ा पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो है 5वां चैप्टर भी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 6th यूनिट में। डिफाइन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग विथ इट्स फार्मूला। कोई चार को आपको क्या करना है इसमें डिफाइन करना है। आइडल मशीन है ना, आइडल मशीन, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। मशीन जैसे कि आप एक एग्जांपल के रूप में लीजिए, मशीन अपना आप क्या लेंगे एग्जांपल के रूप में, वो स्क्रू जैक जानते हैं आप, जिससे आप ट्रैक्टर या ट्रॉली या कार को हम लोग जो स्क्रू जैक से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घुमाते जाते हैं और वो क्या होता है चढ़ते जाता है ना। ज़्यादा बार घुमाते हैं थोड़ा सा चढ़ता है, ज़्यादा बार घुमाते हैं थोड़ा सा चढ़ जाता है वो। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि हम एक हाथ से सिंपल एक आदमी जो है कितना भारी कार को भी उठा लेता है स्क्रू जैक मशीन की सहायता से, है ना। तो हम कम एफर्ट से ज़्यादा भारी वस्तु को उठा पाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आइडल मशीन क्या होगा, ऐसा मशीन जिसमें कोई फ्रिक्शन ही ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडल मशीन। फ्रिक्शन के कारण लॉसेस 0, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट। मशीन की एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय क्या होता है इनपुट होता है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो ऐसा मशीन जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो, ऐसा मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, मतलब क्या हो जाएगा इनपुट इक्वल टू आउटपुट, है ना। इसमें एक चीज़ होता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होता है, आप आगे जानेंगे, है ना। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन आउटपुट बाय इनपुट, है ना। आउटपुट भी अगेन मैं अगर आपको बोलना चाहूँ, आउटपुट जो होता है वो W इंटू क्या हो जाता है X हो जाता है, आउटपुट अपॉन एफर्ट इंटू पी वाई होता है। ये लोड है, ये एफर्ट है। लोड क्या होता है, अब जैसे कार का भार है, हमारा कार का भार है, एफर्ट मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, आपके द्वारा कितना हाथ से बल दे रहे हैं, कितना भारी वस्तु को उठा रहे हैं, W हो गया, लोड हो गया, है ना। और ये X डिस्टेंस मूव्ड बाय आपका लोड कितना मूव कर रहा है, थोड़ा सा ही चढ़ता है ये, तो ये लेस होगा, X इज लेसर देन Y, है ना। और W इज ग्रेटर देन P, ये लोड है ना, ये एफर्ट है। इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, V इंटू आर से प्रदर्शित करते हैं इसको, वेलोसिटी रेशियो को। लॉ ऑफ मशीन जो होता है हमारा P इक्वल टू होता है MW प्लस C होता है ना। जहाँ पर ये जो है स्लोप को प्रदर्शित करता है, इस लाइन का एक लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, इसका स्लोप को प्रदर्शित करता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी प्रदर्शित करता है। ये कांस्टेंट है, अनदर कांस्टेंट है जो कि एक मशीन फ्रिक्शन को प्रदर्शित कर रहा है कि मशीन में कितना फ्रिक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, और ये अगेन इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप को भी प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ मशीन कहने का मतलब ये होता है कि
ये जो एफर्ट है और जो लोड है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये बताता है लॉ ऑफ मशीन। तो लॉ ऑफ मशीन क्या है, एफर्ट और लोड के मध्य क्या संबंध है इसको बताता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मशीन, है ना। आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल से थोड़ा सा बाकी समझा दिया हूँ मैं। देखिए आइडल मशीन ऐसा मशीन जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी 100% हो गई, है ना। एफिशिएंसी का क्या होता है 100% हो गया यहाँ पर। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो भी हो जाते हैं, आगे जानेंगे आप। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन आउटपुट बाय इनपुट होता है ना। आउटपुट को मैं क्या बोल चुका हूँ WX हो जाता है, इनपुट को क्या बोल चुका हूँ P इंटू एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय एफर्ट, है ना। तो ये हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन एफर्ट, हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट ये भी क्या होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, और वेलोसिटी रेशियो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज से बड़ा होता है। ये रिलेशनशिप आपको जानना चाहिए। वेलोसिटी रेशियो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट, है ना। आप जो है मान लीजिए कि थोड़ा सा स्क्रू जेक को इतना हाइट देने के लिए आप कितने बार घुमा चुके हैं, तो एफर्ट कितना, आपका हाथ कितना मूवमेंट किया वो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट, और आपका जो कार कितना थोड़ा सा उठा वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या हो गया, लोड हो गया। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि एफर्ट जो है हमेशा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है वेलोसिटी रेशियो। और लॉ ऑफ मशीन जैसे मैं बता दिया हूँ कि ये जो है रिलेशनशिप बताता है एफर्ट और लोड के बीच, है ना। ये हो गया आपका। तो ये हमारा हो गया छठवां का पहला क्वेश्चन हो गया। और राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू जैक। देखिए सिंपल मशीन देखिए, है ना। तो बी जो है हमारा क्या बोल रहा है कि कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए हमारा जो सिंपल मशीन है, सरल यंत्र, इसको क्या बोलते हैं सरल यंत्र का एग्जाम्पल लिखिए। तो हमारा स्क्रू जैक एक सरल यंत्र है ना। स्क्रू जैक हो जाता है हमारा, लीवर होता है ना। और इंक्लाइंड प्लेन, है ना, इंक्लाइंड प्लेन भी होता है, इंक्लाइंड प्लेन, वेज होता है, पुल्ली होता है ना। पुल्ली सिस्टम ऑफ पुल्ली भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ पुल्ली। मैं तो 2 नहीं बहुत सारा बता रहा हूँ। व्हील एंड एक्सल है यहाँ पर, व्हील एंड एक्सल। और है आपका विंच क्रेब है, जो विंच क्रेब होता है, विंच क्रेब, है ना। ये सारे क्या हैं सिंपल मशीन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 6 का सी है, उसके बाद अथवा भी है एक, तो थोड़ा सा और समय लगेगा हमको, ठीक है। क्या है 6 का सी। चलिए ये बेल्ट टेंशन के ऊपर है ना। बेल्ट टेंशन क्या है उसको यहाँ पर बताने वाले हैं हम। देखिए आप जो बेल्ट देखते हैं धानकुटी मशीन देखे होंगे, वहाँ पर डीजल इंजन से एक इंजन से चालू करते हैं और बेल्ट के माध्यम से, बेल्ट जो है प्योरली फ्रिक्शन के बेसिस पे काम करते हैं। यदि बेल्ट और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो स्लिप मारेगा, है ना। फ्रिक्शन की वजह से ही वो जो पावर का ट्रांसमिशन हो पाता है बेल्ट ड्राइव के माध्यम से। तो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन की वजह से ही इसमें पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट जो है कुछ इस तरह से होगा, है ना। बेल्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर हो सकता है ना। तो ये जो विड्थ है इसका, विड्थ जो है इसका वो 100 mm है। इसका जो थिकनेस छोटू सा ये थिकनेस होगा, मोटाई इसका 8 mm है ना। तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया आराम से निकाल सकते हैं, है ना। ये 100 mm को 0.1 मीटर लिख सकता हूँ, 8 mm को 8 × 10 टू द पावर क्या कर सकता हूँ -3 कर सकता हूँ। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया 8 × 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। ये बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। देखिए एक बार पढ़ देता हूँ मैं। ए बेल्ट ड्राइव 100 mm वाइड एंड 8 mm थिक, है ना। वाइड कितना चौड़ा है 100 mm है, कितना मोटाई है 8 mm है। इस ट्रांसमिटिंग पावर एट ए बेल्ट स्पीड ऑफ 1600 मीटर पर मिनट, लेकिन ये मीटर पर मिनट में है ना। तो स्पीड कितना दिया है, वी कितना दिया है 1600 मीटर पर मिनट हो गया ये, है ना। तो 1600/60 करूँगा मैं तो कितना आएगा ये हमारा बेल्ट, ये 1600 ये 26.67 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ये जो कन्वर्ट करेंगे 1600/60 करेंगे तो 26.6667 आएगा इस तरह से।
तो ये वेलोसिटी दिया है आपका, घर्षण गुणांक दे दिया है म्यू इक्वल टू 0.3, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है आपका, ये बीटा होता है, बीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 165। लेकिन आपको क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन में कन्वर्ट होता है। हाँ, और इसमें बोला है द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम इसमें स्ट्रेस सह सकता है ये बेल्ट, मैक्सिमम जो स्ट्रेस सह सकता है वो है 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सह सकता है, इससे ज़्यादा ये स्ट्रेस नहीं सह सकता, अदरवाइज टूट जाएगा। और मास ऑफ द बेल्ट जो है, मास ऑफ बेल्ट क्या है, मास ऑफ बेल्ट जो है, ऑफ बेल्ट जो है इक्वल टू है 0.9 kg पर मीटर, हर एक मीटर लंबाई पर वो 0.9 किलोग्राम का है, मतलब 900 ग्राम का है ये 1 मीटर लंबाई में। 1 मीटर लंबा जो है उसका मास कितना आएगा, 0.9 किलोग्राम आएगा। तो इस तरह से बेल्ट है। और आपको निकालने के लिए बोला है आपको ये पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है इस बेल्ट से। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 इंटू वी, आगे जानेंगे, जहाँ पर v जो है वेलोसिटी है जो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है 26.67 होता है। T1 टेंशन इन द टाइट साइड, टेंशन इन द टाइट साइड T1 होता है, और टेंशन इन द स्लैक साइड होता है आपका T2। अगर आप नहीं जानते हैं तो टेंशन वाला, तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ये इस तरफ होता है इस तरफ होता है, अगर ये इस तरफ घूम रहा है इसका मतलब कि इस तरफ वाला टेंशन ज़्यादा है और इस तरफ वाला टेंशन क्या है, कम है। T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तभी ये इस ऐसा घूम रहा है, ठीक है। T1 इज ग्रेटर, तो ये जो टाइट साइड का क्या होता है, टेंशन इन टाइट साइड होता है, और ये जो होता है हमारा स्लैक साइड होता है, स्लैक साइड का टेंशन होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मूला। इनिशियल टेंशन तो इसको T0 से प्रदर्शित करते हैं, T1 प्लस T2 अपॉन होता है 2 हो जाता है, एवरेज होता है दोनों का, है ना। इनिशियल टेंशन, शुरू में जो है टेंशन सब तरफ बराबर आता है, जब चलना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, एक तरफ टेंशन ज़्यादा हो जाता है और एक तरफ टेंशन कम हो जाता है। मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड एंड करस्पॉन्डिंग बेल्ट स्पीड, है ना। तो बेल्ट स्पीड कितना आएगा और मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट होगा वो निकालना हमको। तो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन बनता है हमारा कि TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है ना। मास है बेल्ट का, इसलिए इसमें जो है क्या आएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी आएगा। अगर बेल्ट का मास नहीं होता तो इसमें TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है नहीं आता। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट तब कर पाएगा जब ये कंडीशन आपका हो ये कंडीशन लागू होने पर ही क्या होगा, आपका पावर जो है मैक्सिमम आएगा, है ना। तो पावर मैक्सिमम क्या होगा, वही T1 माइनस T2 अपॉन इंटू भी करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगा, ऑप्टिमम वेलोसिटी होगा, जहाँ पर ये आप क्या करेंगे, आप इस स्पीड, ये वेलोसिटी 26 नहीं होगा, कुछ दूसरा, और फिर T1 और T2 भी अलग अलग आएंगे आपके। तो इस तरह से अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें आप निकाल पाएंगे। तो हमको निकालना है पहले तो वेलोसिटी तो हमारा निकल चुका है पहले इन दोनों के लिए, इसके लिए अलग वेलोसिटी निकलेगा T1 माइनस T2, ठीक है। तो T1 माइनस T2 निकालने के लिए आपको चाहिए, इधर मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप ध्यान देंगे। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूँ कि आपको, देखिए बेल्ट है, इस तरह से क्रॉस सेक्शन है, इतने स्पीड से चल रहा है। एंगल ऑफ लैप जो होता है, एंगल ऑफ लैप यदि नहीं पता है तो जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कितना लैप, मतलब कितना कॉन्टेक्ट में है, यहाँ पे कितना जो है वहाँ पर सटा हुआ है, कितना पुल्ली से बेल्ट सटा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं लैप बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ लैप, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये भी बोलते हैं इसको। तो वो हो गया आपका, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम TC निकाल लेते हैं, क्योंकि TC की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारा फार्मूला ये भी बन जाएगा हमारा, देखिए कि जो हमारा T1 होगा वो T मैक्स माइनस TC होगा। ये TC तब आ रहा है क्योंकि हमारे पास बेल्ट का मास दिया हुआ है ना, इसलिए TC आ रहा है। तो T मैक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये TC हो जाएगा। तो T मैक्स हमको ये मैक्सिमम टेंशन जो बेल्ट का दिया है इससे निकलेगा, और TC जो निकलेगा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखते हैं, TC इक्वल टू हो जाता है हमारा mv² होता है, m इंटू वी स्क्वायर होता है, जहाँ पर m कितना दिया है, मास जो है हर 1 किलोग्राम के लिए 0.9 दिया है, और वेलोसिटी जो यहाँ पे है 26.667 स्क्वायर है। तो ये मिला करके हमारा 640, ये क्या आता है, 640 न्यूटन का इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आता है। T मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टेंशन कितना आएगा, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिग्मा मैक्स आप जानते हैं 2 × 10⁶ है, क्योंकि मेगा न्यूटन में है इसलिए, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया मैं पहले से निकाल चुका हूँ, 8 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये T मैक्स कितना आएगा आपका,
सॉरी फोर्स, ये सिग्मा मैक्स इक्वल टू सिग्मा, उल्टा कर दिया मैं, ये टी मैक्स इक्वल टू होगा ये सिग्मा मैक्स इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप जो है करेक्ट कर लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴, तब जा करके निकलेगा, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो सिग्मा मैक्स इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा टी मैक्स, यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया 8 दूनी 16 और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो ये इतना न्यूटन का आपका क्या हो गया, टी मैक्स आ गया। तो टी सी और टी मैक्स दोनों आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं, T1 निकाल सकते हैं, T1 इक्वल टू टी मैक्स माइनस टी सी इक्वल टू 1600 माइनस 640, है ना। कितना आ जाएगा ये 1600 माइनस 640 जो है आपका 960 आ रहा है ना, 960 960 न्यूटन का आपका T1 आ गया। तो T2 निकालना है अपने को, है ना। T1 आ गया है, T2 निकालना है। T2 कैसे निकलेगा अब हमारा, देखिए हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है T1 बाय T2 इक्वल टू e⁻μ बीटा होता है ना। तो यहाँ पर म्यू कितना दिया है हमारा, म्यू दिया है, देखिए कहीं पे दिया होगा म्यू दिया है, कितना दिया है 0.3 दिया है हमारा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ म्यू इक्वल टू जो है हमारा 0.3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो म्यू 0.3 हो गया, इनटू हो जाएगा 165 का एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो 165 इंटू पाई बाई 180 करेंगे यहाँ पर, ये सब जो है ई की पावर है ये, है ना। तो ये आएगा करीब जो हमारा आ रहा है ये 2.37 और 25 आ रहा है ये। तो T2 यहाँ से निकल जाएगा T1 बाय 2.3725 इक्वल टू हो जाएगा हमारा T2 आ रहा है 404.636 न्यूटन आ रहा है, तो ये T2 हो गया, है ना। अब हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से, पहला केस हमारा निकल जाएगा। पहला केस हमारा क्या था, पावर, हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए T1 है हमारा 960 है माइनस 404.636 है इंटू 26 दशमलव कितना आ रहा है 667 आ रहा है। तो ये पावर जो निकलेगा आपका वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा पावर, ये पावर आ रहा है आपका 14 बेल्ट, ये हो जा रहा है 14.81 के आसपास आ रहा है, 14.81, है ना। तो ये वॉट हो जाएगा, ये इतना पावर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या चीज़ बोला है हमारा, इनिशियल टेंशन। तो इनिशियल टेंशन आराम से निकाल सकते हैं भाई, इनिशियल टेंशन कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो आप जो है यहाँ पर ही देख सकते हैं T1 प्लस T2, तो T1 यहाँ पर है आपका 960 है प्लस 404 है 636 है 636 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, एवरेज निकालेंगे इसका। तो इनिशियल टेंशन इन द बेड 682.318 न्यूटन आ रहा है, ये इनिशियल टेंशन हो गया, है ना। दोनों का एवरेज हो जाता है। अब हमको जो निकालना है वो है मैक्सिमम पावर और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी वेलोसिटी है वो निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर के लिए हम जानते हैं कि टी सी जो होता है वो टी मैक्स बाय 3 के बराबर हो जाता है। हमारा टी मैक्स जो है हमारा ये 1600 ये फिक्स है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो फिर बेल्ट टूट जाएगा, झेल नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर टी सी जो आ रहा है 1600/3 हो गया। अब आप ये भी जानते हैं कि ये जो टी सी होता है वो mv² के बराबर होता है ना। तो जहाँ पर m क्या है 0.9 के बराबर है, इंटू वेलोसिटी v² है। तो यहाँ पर क्या v² इक्वल टू आप 1600/3 इंटू 0.9 हो सकता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √1600/9 या 27, तो 2.7 हो गया। तो ये इक्वल टू हो जाता है आपका वेलोसिटी जो आ रहा है आपका 24.34 मीटर पर सेकंड आ रहा है वेलोसिटी, है ना। 24.34 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड ये जो पूछा है ये भी आंसर हो गया है ना। एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर ये जो पावर आया ये हो गया आपका आंसर, और दूसरा हमने जो
इनिशियल टेंशन T1 प्लस T2/2 निकाला वो भी हो गया है ना। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा। T1 इक्वल टू क्या होता है, T मैक्स माइनस TC होता है ना। तो T मैक्स तो वही है 1600 माइनस TC कितना हो गया यहाँ पे 1600/3 हो गया हमारा, है ना। तो ये कितना हो जाता है हमारा, तो T1 हो गया 1066.667 न्यूटन हो गया। T2 निकालना है, T2 तो हम जानते हैं कि T1/T2 क्या होता है, T2 इक्वल टू अगेन T1/e⁻μ बीटा वाला होता है, जो कि कितना आ रहा है, T1 कितना है हमारा 16667 ये आ रहा है। देखिए T1/T2 कितना है हमारा e⁻μ बीटा, ये e⁻μ बीटा कितना है हमारा, ये 2.3725 आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा T2 जो पहले हम लोग निकाले थे वैसे ही 449.6 न्यूटन हो जाएगा। तो T1 आ गया, T2 आ गया, क्या P मैक्स निकाल सकते हैं। तो P मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। T1 कितना है 1, ये इतना T1 हो गया माइनस 449 और 449.6 T2 हो गया इंटू वेलोसिटी कितना है हमारा 24.34 है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम पावर जो मिलेगा, एक मिनट, 1066.67 माइनस है आपका 449.6 इंटू 24.34, यार आपका इतना आ रहा है मैक्सिमम पावर जो आ रहा है आपका, ये 15019.48 वाट हो गया। अब मुझे डाउट हो रहा है इसमें कि ये जो आंसर मैंने बताया है यहाँ वाला पावर, ये क्या इतना आ रहा है, ये देखिए 960 माइनस 404.636 इंटू 26.667, यार आपका इतना 14.81 जो है ये किलो वाट में होगा भाई, है ना। ये क्या होगा, किलो वाट में होगा। तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप, ये किलो वाट में है 14.8, ये हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग 15.019 किलो वाट हो जाएगा यहाँ पर, ये पावर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसका कंप्लीट बना सकते हैं। आगे आते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है ये है, मतलब उसी का है अथवा है, आपको तो एक ही बनाना था, है ना। चलिए, वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन इज 30। तो यहाँ पर दे दिया है वेलोसिटी रेशियो दिया है 30, है ना। इसको मैं लिखते जाता हूँ, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या है 30 दे दिया है। कैन लिफ्ट वेट ऑफ 2400 न्यूटन, वेट कितना है W1 दिया है ना। W1 इक्वल टू कितना है 2400 न्यूटन है हमारा, ठीक है, एंड 3000 न्यूटन। तो W2 जो है हमारा कितना है 3000 न्यूटन है। विद द हेल्प ऑफ P1 दिया है। ये जो 2400 न्यूटन है वो कितने एफर्ट से उठेगा, ये उठेगा 150 न्यूटन से, और ये जो 3000 न्यूटन है वो किससे उठेगा 180 न्यूटन से उठेगा, ठीक है। क्या बोला है, इट कैन लिफ्ट वेट्स ऑफ 2400 एंड 300, 2400 न्यूटन और 3000 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ 150 से ये और 180 से ये उठेगा रेस्पेक्टिवली। फाइंड लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन मतलब क्या निकालना है आपको, P इक्वल टू MW प्लस C निकालना है। लोड लिफ्टेड बाय ये निकालना है 200। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, N मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 बाय मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है हमारा, M1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो हो जाता है, जहाँ पर ये M है, यहाँ पर ये M और वेलोसिटी रेशियो 30 है, तो ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। देखिए मेरे पास इक्वेशन बनाने के 2 अननोन है और 2 इक्वेशन भी है हमारे पास, तो M और C को निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, देखिए P जो है 150 है, जब यहाँ पे करता हूँ मैं, P जो मेरा 150 है जब, तो मैं कितना M इंटू कितना उठा पाता हूँ मैं 2400 उठा पाता हूँ, है ना, प्लस C इक्वेशन नंबर 1। जब मेरा ये 180 होता है तो मैं कितना उठा पाता हूँ 3000 उठा पाता हूँ मैं, प्लस C इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, कितना बचेगा 80 माइनस
180 माइनस 150 हो जाएगा 30 इक्वल टू हो जाएगा 3000 में 24 हो जाएगा 600 हो जाएगा इंटू एम हो जाएगा और सी से सी कट जाएगा तो ये कट गया। एम इक्वल टू आएगा यहाँ पर 3/60 मतलब 1/20 आ रहा है ना। कितना आएगा 3/60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.05 आ रहा है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पे रख दीजिए, पुट है ना, पुट m इक्वल टू 0.05 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए भाई। 150 इक्वल टू 0.05 इंटू 2400 प्लस सी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस से क्या हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 5 गुणित 24 हो रहा है ना। तो 150 माइनस 5 गुणित 24, 150 माइनस 5 गुणित 24 हो रहा है, ये आ रहा है 30 आ रहा है। तो सी इक्वल टू क्या हो गया आपका, सी इक्वल टू हो गया 30 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका जो लॉ ऑफ मशीन हो गया आपका एफर्ट टी इक्वल टू 0.05 W प्लस 30 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए लोड लिफ्टेड बाय 200 न्यूटन, ये 2000 न्यूटन से हम कितना भार को उठा सकते हैं बोल रहे हैं। दूसरा जो केस है हमारा, दूसरा जो पॉइंट पूछा है कि 200 कितना एफर्ट से, 200 के एफर्ट से, है ना, कि 200 न्यूटन के एफर्ट से कितना लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं 200 न्यूटन के। हाँ, तो इस लॉ ऑफ मोशन को याद रखिए, 200 न्यूटन के एफर्ट से 0.05 है, कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 30। यहाँ से देखिए P इक्वल टू में क्या रख दिया, एफर्ट को 200 रख दिया और W को निकालना है मुझे, तो किस तरह से हो जाएगा ये 200 में 170 हो गया, इधर 30 माइनस हो गया तो डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल टू क्या हो जाएगा W हो जाएगा। कितना आ रहा है हमारा ये हो जा रहा है 3400 न्यूटन आ रहा है। तो 200 न्यूटन का यदि एफर्ट लगाओगे तो आप जो है 3400 भार को उठा सकते हो, 3400 न्यूटन भार को आप उठा सकते हो। और थर्ड है हमारा क्या, ये हो गया आंसर भाई, है ना। थर्ड जो है हमारा क्या बोला है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा है, इक्वल टू होता है 1/m इंटू होता है वेलोसिटी रेशियो होता है। तो 1/m कितना है, m तो है आपका 0.05 है, इंटू वेलोसिटी रेशियो पहले से दे दिया है 30 है ना। तो ये जो आपका आ रहा है ये 66.67% की मशीन की दक्षता है। मशीन की जो मैक्सिमम दक्षता निकलेगी वो 66.67% की निकलेगी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और ये आपका जो पूरा चैप्टर है, पूरा यूनिट है, ख़त्म हो गया, है ना। तो सारा सॉल्यूशंस हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। ये हमारा अप्रैल मई 2023 फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग का पेपर था, है ना। ये जो 1 होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर को प्रदर्शित करता है। तो ये इस तरह से ख़त्म हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।